Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. So today we would be covering very important questions from economy. It is going to be really crucial for every competitive exam. Yes, आपके हर तरह के competitive exam के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं. प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आपके एग्जाम्स हुए एसएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, मैंने उनको एनालाइज करके स्पेसिफिकली टॉपिक्स पे वो क्वेश्चंस बनाए हैं और ये रियली एक्सपेक्टेड है. तो आप लोगों ने इस मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और अगर कोई डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है. तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमी का मॉक टेस्ट. तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. विच इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? आप लोगों ने ऑप्शन देख लेने हैं. क्या क्या ऑप्शन है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है. इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था. ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस. कौन करता है? आरबीआई. अगर आप दूसरे ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन ए है एसबीआई. तो एसबीआई तो एक बैंक है, तो वो तो नहीं कर सकता है. फाइनेंस कमीशन नहीं करता है और ना ही नीति आयोग करता है. ठीक है, तो इसमें आरबीआई वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन? तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं सभी इंग्लिश में बनाए हैं. आई होप तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है. इकोनॉमिक में वैसे बहुत जार्गन्स होते हैं, बट मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके जो है क्वेश्चन बनाए हैं. ठीक है, फ्रेम किया. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन? आपने ऑप्शन देख लेने हैं और इसका जो देख लेते हैं हम भी. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन होता है बेसिकली क्या होता है, हिंदी में बोले तो होती है महंगाई. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. महंगाई कब होती है? जब वस्तु यानी कि थिंग्स के जब जो है आर्टिकल्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमें महंगाई महसूस होती है. तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. राइट, ऑप्शन बी वुड बी राइट. इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब उनकी प्राइसेस में बढ़ेगी तभी तो इन्फ्लेशन होगी. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. आराम आराम से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा. विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट इन इंडिया? ऑप्शन आप लोगों ने देख लेने हैं. आरबीआई, सेबी, एसबीआई. बस मैंने देखा है ना, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था. लास्ट ईयर भी आई थिंक ये क्वेश्चन बना था, फिर बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे. तो जो इसका सही आंसर है क्या है? कौन करता है रेगुलेट स्टॉक मार्केट को? करता है सेबी. सेबी करता है रेगुलेट. किसे करता है? स्टॉक मार्केट को. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय. ओके, रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? रेपो रेट क्या होना है? सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है. ये जो है जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसी के टूल्स है. वो देखिए, रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय कि कौन करता है. सबसे पहली बात तो रेपो रेट डिसाइड करेगा हमारा आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा मुंबई में, महाराष्ट्र. ठीक है, तो वो करेगा आरबीआई. और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट ऑन विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द अदर बैंक्स लाइक एसबीआई, एचडीएफसी. दूसरे बैंक्स को जिस रेट पे हमारा सेंट्रल बैंक मनी लैंड करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट. ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये होने वाला है मॉक टेस्ट. ये सीरीज होने वाली है एक मॉक टेस्ट की. तो अगर आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बता देना है. तो क्या बोला था मैंने कि रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई. और आरबीआई बेसिकली क्या करता है कि वो एक रेट, यानी कि उसने सपोज उसने रखी 7% रेट. तो 7% रेट पे वो बैंक्स को है लैंड मनी करेंगे और जो बैंक है और आगे कंज्यूमर्स को मनी लैंड करेंगे. ठीक है, तो ये है यार. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. When the prices of goods fall continuously it is called. हाँ जी, अब देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे दैट वाज वी वर कॉलिंग दैट इन्फ्लेशन. वो क्या था? इन्फ्लेशन था. अब क्या हो रहा है? अब कंटिन्यूअसली फॉल्स हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाता है डिफ्लेशन, यानी कि प्राइस का गिरना. तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिफ्लेशन. ठीक है, अच्छा, इन्फ्लेशन तो आप बताता है, डिफ्लेशन बताता है. स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है जब जब प्राइसेस एक एक मैक्सिमम लिमिट पे जाके रुक जाए तो उसको बोलेंगे हम स्टैगफ्लेशन. ना बढ़ रहे प्राइसेस ना घट रहे, उसको बोलेंगे हम स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्टैग हो जाती है, स्टैग्ड हो जाती है चीजें. ठीक है,
तो वहां पे स्टैग्फ्लेशन होता है। अच्छा, रिसेशन भी इसमें एक टर्म दी है। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है, अगर आपको हिंदी में सिंपल वर्ड में बताऊं तो रिसेशन होता है मंदी। मंदी जानते हो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कोई आप जब परचेजिंग करने के लिए मार्केट में जाते हो तो कई बार शॉपकीपर्स बोल देते हैं कि आज तो धंधा मंदा है। मंदा यानी कि कुछ भी नहीं बिका है, मंदा। मंदा रिसेशन मंदी होती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन गिव्स लोन फॉर रूरल डेवलपमेंट? अच्छा, रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन? देखो, इसमें लोन तो सभी देते थे, आरबीआई को छोड़ के। अच्छा, एसबीआई भी तो लोन देता है। इसमें दो ऑप्शन, आप लोग जो कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे नाबार्ड और सेबी में, सॉरी एसबीआई में। और आपको आरबीआई और सेबी का तो पता ही है, आरबीआई और सेबी का। इसमें दो ऑप्शन देखो, ए और सी। थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको क्वेश्चन देखने से, बट इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली जो लोन्स रूरल के लिए बनाया गया था वो बनाया गया था नाबार्ड बनाया गया था, इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। देता एसबीआई भी है, पर स्पेसिफिक किसका काम है? नाबार्ड का। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द इंश्योरेंस इन इंडिया? ठीक है, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं एनबीएफसी, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या करती है? वो करवाती है, इंश्योरेंस देती है। इंश्योरेंस जैसे कि एलआईसी हो गया, वो भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो क्या नाम इसका हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, इनको रेगुलेट कौन करता है? इरडा करता है, इरडा ही बोलते हैं, ठीक है। ये इरडा इंश्योरेंस, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अच्छा, इंश्योरेंस रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा ही बोलते हैं, तो ठीक है। इरडा भी बोलते हैं इसको, इरडा ई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। इरडा कंट्रोल करता है, ना ही आरबीआई करेगा, ना ही सेबी करेगा, ना ही नाबार्ड करेगा। कीप दिस इन योर माइंड, ओके। भूलना नहीं है, मैं आपको जो भी बता रहा हूं प्लीज उसे याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी इज रिलेटेड टू व्हाट? अच्छा, एमएसपी रिलेटेड, ये तो समझ सकते हो कि आप न्यूज में चलने वाला टॉपिक क्या है। रोज रोज तो नहीं, मतलब आपको हफ्ते के हफ्ते आपको सुनने में मिल जाता है कि एमएसपी इतना क्या है, इस पे इतना एमएसपी है। तो एमएसपी बेसिकली होता क्या है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसे दिया जाता है? फार्मर्स को दिया जाता है उनकी क्रॉप्स पे। स्पेसिफिकली क्या होता है ये? अच्छा, एमएसपी दिया जाता है फार्मर्स को। कब ये डिटरमाइन होता है, कब ये बताया जाता है कि इस क्रॉप पे इतना एमएसपी मिलेगा? यानी कुछ मतलब मॉनेटरी फंड होता है, कुछ पैसा दिया जाता है। मतलब अगर आपकी जो है क्रॉप है, अगर आप हमें बेचना चाहते हैं तो हम, मतलब यानी कि गवर्नमेंट को आप बेचना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसको कुछ स्पेसिफिक प्राइस पे ले लेगी, तो होता है एमएसपी। तो एमएसपी गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, कब करती है? वो करते हैं बिफोर द सोइंग सीजन। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बिफोर द सोइंग सीजन जो है एमएसपी डिटरमाइंड होता है। अच्छा, तो अच्छा, रेकमेंड कौन करता है? क्या आप सभी बच्चों को पता है? तो एमएसपी को डिटरमाइन करते हैं सीएसीपी, कमीशन और एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये करता है, रेकमेंड करते हैं, ठीक है। कौन करता है रेकमेंड? सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बिफोर सोइंग सीजन होता है, डिटरमाइंड होता है। और कितने भी दिया जाता है? 22 होती है हमारी एमएस 22 क्रॉप से, इसमें एमएसपी आता है। और एक है अपनी एफआरपी, एक क्रॉप जो शुगर केन है उस पर देते हैं एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, ओके, वो देते हैं शुगर केन पे। 22 प्लस 1 23, ठीक है। तो 23 फसल है जिसपे एमएसपी प्लस एफआरपी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर वुड बी एग्रीकल्चर। कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी। ओके, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है इंडियन जीडीपी के लिए? ऑप्शन आप लोगों ने देख लेने हैं। तो लार्जेस्ट जो हमारा अभी जीडीपी करंट में कौन चल रहा है? विच इज सर्विस सेक्टर चल रहा है, लार्जेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन। देखिए हमारा जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो क्या हुआ था कि कोई भी कंट्री है ना, तो उसका जो डेवलपमेंट होती है ना, वो एक प्रोसेस से होती है। पहले चलता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर आता है, ठीक है। मान के चलो अमेरिका है, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो वहां पे क्या है? वहां का ज्यादातर जो जीडीपी है वो कहां से आ रहा है? वहां से आ रहा है टर्शियरी सेक्टर से। कीप इन माइंड, कहां से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री का ज्यादातर जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? वो आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर से। तो अब देखिए, जैसे कि अब चाइना है, चाइना का भी अभी अभी तक सबसे ज्यादा जीडीपी कहां से आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है।
अब क्या होता है कि जब कोई कंट्री डेवलप ऑन द डेवलपिंग पाथ होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले उनकी एग्रीकल्चर से इनकम आती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर से आती है, फिर टर्शियरी सेक्टर से आती है, यानी कि सर्विस सेक्टर से, जो हमारे अभी आ रही है। और अभी हमारे सबसे ज्यादा इनकम आ रही है सर्विस सेक्टर के। और इवन वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, हम है डेवलपिंग कंट्री, बट फिर भी हमारी सबसे ज्यादा इनकम कहां से आ रही है? सर्विस सेक्टर से। इसलिए कहा जाता है, इंडियन के केस में कहा जाता है कि द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आप बच्चों को मालूम है क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो जनरली कॉमन दिखा जाता है, वो पहले प्राइमरी से आता है, फिर सेकेंडरी से आता है, फिर टर्शियरी से आता है। बट जो हमने अपना सेकेंडरी सेक्टर को जो इतना ज्यादा उसका पोटेंशियल को यूज नहीं किया है, तो हम डायरेक्ट पहले हमने एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर हम डायरेक्ट जंप कर गए अपना सर्विस सेक्टर पे। हम इतने ज्यादा जो है सेकेंडरी सेक्टर है उसमें टच नहीं कर पाए इतना। जैसे कि चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो आप उसको। तो क्या है, उसने अभी अपना वो डेवलपिंग कंट्री खुद को कंसीडर करता है, तो क्या उसने अपना जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका फुल यूज किया है, फुल पोटेंशियल है वहां पे। बट हमारे क्या है, हमारा जो है सेकेंडरी सेक्टर वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, इसलिए हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया वेरी यूनिक है, इसलिए कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा कहां से आ रहा है अभी भी? सर्विस सेक्टर के। और ये प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को नहीं दे सकता है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। सर्विस सेक्टर में हाई लेवल जॉब्स होती है, हाई पेइंग सैलरीज होती है सर्विस सेक्टर में, ठीक है, बट ये क्या है, इतनी ज्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। और इंडिया एज सच ए पॉपुलस कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। तो हमें अपने जो है सेकेंडरी सेक्टर विच इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें उसका फुल पोटेंशियल जो है उसको यूज करना होगा, फिर ही हम कह सकते हैं कि हम इंडिया जो है एक डेवलपिंग पाथ पे राइट वे में जा रही है। तो ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोगों ने ये भी अगर आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको बता दिया, क्योंकि कई बार मैंने डिबेट में भी सुना है कि स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक, ओके। तो हमारा सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट जीडीपी कौन सा है इसमें पता है आपको? सेकंड लार्जेस्ट, तो विच इज वो है हमारा इंडस्ट्री है। और थर्ड पे हमारा आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा कहां से आता है? सर्विस सेक्टर से, ठीक है। कहां से आएगा? सर्विस सेक्टर से, ओके। सेकंड पे आएगा इंडस्ट्री, थर्ड पे आएगा एग्रीकल्चर से। कीप इन माइंड। अच्छा, माइनिंग आप लोगों ने मुझे बताना है कि माइनिंग कौन से सेक्टर में आता है, ठीक है। माइनिंग कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है? क्या ये प्राइमरी करता है, सेकेंडरी करता है, टर्शियरी करता है, या फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को करता है? ये भी बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ओके। विच कमिटी रिकमेंडेड जीएसटी इन इंडिया? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जीएसटी को इंडिया में किसने रिकमेंड किया था। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि केवल यहाँ पे 2 बार दे दिया है। जो जिन बच्चों को मालूम होगा कि कौन सी कमेटी है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और जिनको पता ही नहीं है कि जीएसटी किसने रिकमेंड किया है उनके लिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन ए में केलकर कमेटी लिखा है और ऑप्शन सी में लिखा है विजय केलकर कमेटी। तो जब ऐसा आपको ऑप्शन आते हैं तो आपने क्या करना है, जो राइट है ना, केलकर कमेटी तो और भी एस्टेब्लिश हुई थी, बट जो राइट है विजय की, जो फेमस है जीएसटी के लिए, जिसने जीएसटी को रेकमेंड किया था, वो है हमारी विजय केलकर कमेटी, विच ऑप्शन सी राइट है इसका, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं करना है। ऑप्शन ए में आपको आधा दिया है केलकर कमेटी। केलकर कमेटी कोई भी कमेटी हो सकती है, हुई भी है स्टेब्लिश्ड इंडिया में बिफोर। तो केलकर कमेटी नहीं होगा, प्रॉपर नेम आपने बोलना है विजय केलकर कमेटी। उसने रेकमेंड किया था जीएसटी को इन इंडिया में, ठीक है। कब आया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, आप लोगों ने ये बताना है। पता है आप लोगों को? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में हुआ था, ठीक है। फिर आया था हमारा जीएसटी। और जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में है इंडियन पॉलिटी में? ये भी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। 279A अंडर द प्रेसिडेंट, ओके। जीएसटी काउंसिल, कीप दिस इन माइंड, ओके। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप लोगों को ये सब कर लेना है, अच्छी तरह से रिमेम्बर रखना है और नोट बनाने हैं। बाकी हम सोच रहे हैं कि मैं सोचूंगा कि एक पूरा इकोनॉमी की मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊँ जिसमें फुल डिटेल में इकोनॉमी करवाऊँ, पॉलिटी करवाऊँ। तो वो भी देखते हैं कैसा है, पर फिलहाल वो भी देखेंगे हम कि कैसे बनेगा। क्या करेंगे कि बैचेस लेके आएंगे, कुछ करेंगे, बट अभी आप लोग इस मॉक टेस्ट पे फोकस करें।
क्वेश्चन नंबर 11, विच सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। अच्छा, कौन सा सेक्टर करवाता है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों के लिए शायद से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका सही ऑप्शन है एग्रीकल्चर। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना आप लोगों की सबसे ज्यादा हमारा जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है सर्विस सेक्टर से। ठीक है, बताया था मैंने आपको सर्विस सेक्टर से, यानी कि टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि विच सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, अब देखो हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो आ रहा है भले ही हमारा सर्विस सेक्टर से, पर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, हमारे एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर इज द सेक्टर जहाँ पे इनकम इतनी नहीं होती है, वहां पे इनकम इतनी नहीं निकलती है। और सर्विस सेक्टर मैंने बताया था आपको कि हाई पेइंग रहता है, हाई पेइंग सैलरीज होती है इसमें, मतलब प्रोफेशनल जॉब्स होती है, सारी अच्छी जॉब्स होती है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है, तो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर ही करवा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड। अच्छा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, आप लोगों ने मुझे बताना है। देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जो खर्चे होते हैं डे टू डे लाइफ में, यानी कि जैसे कि देखो अब गवर्नमेंट को क्या है, मंथ टू मंथ सैलरीज देनी होती है अपने एम्प्लॉयज को। मंथ टू मंथ वो एक्सपेंडिचर फिक्स है, वो होने ही है। ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में या मतलब डेली के डेली और मंथली टू मंथली जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उनको बोलेंगे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो होने रिवेन्यू। ठीक है, सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। अगर आपको कोई और, अगर पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई टीचर मिल जाए जो आपको इतने सिंपल वे में समझाए, तो आप लोगों ने मुझे बताना। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मंथली होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है गवर्नमेंट की डे टू डे लाइफ में। ठीक है, यानी कि मंथली टू मंथली होती है। कैसे होती है, यानी कि टैक्स, देखो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट लेती है, रोज देती है टैक्स, सब इनकम टैक्स लगते हैं, कोई जीएसटी लगता है, तो क्या है ये टैक्स है, डे टू डे लगता रहता है। और मतलब बार बार लगते रहते हैं, मंथली है, ईयरली लगते हैं, तो ये सभी आ जाएंगे किसमें, रिवेन्यू रिसिप्ट। बेसिकली रिसिप्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट की अर्निंग, रिसिप्ट होती है अर्निंग, बेसिकली जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है। ठीक है, एक कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, कैपिटल रिसिप्ट होती है उसमें मतलब डे टू डे में नहीं आता, एक साथ पैसा आता है उसमें, या तो मंथ एकदम आ जाता है बहुत सारा पैसा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई अपनी कंपनी बेच दी, तो गवर्नमेंट के पास एकदम बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो क्या होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट बोल देंगे उसको, एकदम बहुत सारी कैपिटल आ गई रिसिप्ट। रिवेन्यू नहीं है, डे टू डे में नहीं आ रही है, वो क्या है, एकदम आया तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। वैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, जब एक साथ बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा चला जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यू आर गेटिंग मी, आई होप सो यू आर गेटिंग मी। तो आप लोगों को मालूम, मैंने बता दिया है क्या होगा। इसमें क्या लिखा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली मैंने बता दिए हैं। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा जी। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो क्या है इसका ऑप्शन, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा। इजी है, इतने आपको बता दिया है मैंने, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने दोनों टर्म्स बता दिए, तो अब तो कॉमन कोई बच्चा बता देगा कि what the difference is called between them. Okay, revenue deficit. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू सीजनल चेंजेस। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे। जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, सबसे पहले यू गाइज नीड्स टू नो क्या बोला इसने, व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू सीजनल चेंजेस। हाँ, तो ये मैंने आपको आंसर ही बता दिया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है सीजनल। ये ऑप्शन बी इसका राइट सही आंसर हो जाएगा। क्यों, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू द सीजनल चेंजेस। अब देखिए सीजनल चेंजेस में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नहीं, क्या फ्रिक्शनल मिलेगी, नहीं, क्या डिस्गाइज मिलेगी, नहीं, क्या मिलेगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट में जानते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है जब सीजनली आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, सीजन में आप काम कर रहे हो, पर जब सीजन नहीं है तो आपके पास काम नहीं है, वो है हमारा सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अब मैं अपने हिमाचल की बात लेके चलो, हिमाचल में क्या होता है कि जब सेब का सीजन होता है, सेब का सीजन होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो हम एम्प्लॉय कर देते हैं, हम रखते हैं, काफी सारे लोगों को यहाँ पे आ जाते हैं
तो हम उनको काम पे रख लेते हैं, तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, उस टाइम। अब हमारे जब सेब खत्म हो जाते हैं, अब हम उनको क्या करते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, हम उन्हें भेज देते हैं वापस कि ठीक है हमारे पास कोई काम नहीं है, तो वी डू नॉट नीड यू। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो अनएम्प्लॉय होगी। तो क्या हुआ, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजनली वो अनएम्प्लॉयड हो रही है और सीजनली एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम सीजनली अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ऐसी एम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब सीजनल चेंज होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको। तो अच्छा, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों को ये मालूम है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि डिस्गाइज, व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और था ये आई थिंक किसी क्वेश्चन में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मालूम है आप लोगों को? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, ध्यान सुनना। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है हमारी, ठीक है, क्या होता है कि जब कोई सेक्टर है, यानी कि एक शॉप में अगर वहां पे 3 इंसान काम कर रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे जरूरत है 1 इंसान की, बट वहां काम कर रहे 3 इंसान, तो जो 2 इंसान की प्रोडक्टिविटी है, जो 2 इंसान की प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 0। जरूरत सिर्फ 1 इंसान की, 1 इंसान भी वो काम कर सकता था, बट वहां पे कितने काम कर रहे हैं, 3, ठीक है। तो 2 की प्रोडक्टिविटी 0 हो गई, रहा 1 इंसान, हम 1 इंसान, ठीक है, तो 1 इंसान ही है वहां पे, तो क्या हुआ, जो 2 इंसान है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड है, यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है बेसिकली। क्यों है, क्योंकि उन्हें कोई फायदा नहीं है वहां पे, वो हो चाहे ना हो, वो बोलने के लिए वहां एम्प्लॉयड, ठीक, हम एम्प्लॉयड है, बोलने के लिए ठीक है, वी आर एम्प्लॉय देयर शॉप, बट वहां पे अगर उनकी जो प्रोडक्टिविटी हो 0, तो फिर क्या फायदा उनका, वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पे उनकी प्रोडक्टिविटी 0 होती है। मान के चलो अब एग्रीकल्चर है, मान के चलो कोई फैमिली है, उसके पास है पूरे 5 मेंबर, पांचों के पांचों मेंबर्स क्या करते हैं, खेती करते हैं एक खेत पे, बट एक खेत में काम 1 इंसान, मतलब यानी कि 2 इंसान वहां पे काम कर सकते थे इजीली, बट 3 इंसान फैमिली है, वो बेले है, यानी कि वो बेरोजगार है, इसलिए वो भी खेत में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है वो, बट है तो अनएम्प्लॉयड है, बट जब वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड हो गए, और ऐसे क्या बोलेंगे हम, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर वे में आपको समझाता हूं, जहां पे प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी किसी इंसान की काम करने की, या उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। गॉट मी? आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लेना है, जहां पे 5 लोग हैं, काम सिर्फ 2 लोग कर सकते थे, बट फैमिली के 3 लोग बेकार बैठे थे, तो वो भी काम करने आ गए, बट उनका क्या है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वहां पे 0 है, कोई फायदा नहीं उनके आने का, बट फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड थे, इसलिए काम किया उन्होंने, और अब एम्प्लॉयड है, मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, मतलब डिस्गाइज बोल सकते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और ये बता दिया मैंने आपको कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बता दिया मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने रख लेना ध्यान में। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और मैं आपको उसको बताऊंगा फुल फ्लैट वीडियो में। डिस्गाइज मैंने भी आपको बता दिया क्योंकि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, तो ये सभी बताऊंगा मैं आपको एक वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू सीजनल चेंजेस है, अगेन ही सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिर से। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चले गए थे हम केस में। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 13 का सीजनल अनएम्प्लॉयड था ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे। ये देखो 2 बार एक ही क्वेश्चन टाइप हो गया, क्वेश्चन 12 भी और क्वेश्चन 13 भी, तो टाइपिंग एरर है, वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 14 उस पर आ गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन, कहाँ पे मिलती है, मैंने बताया था ना आपको, अभी देखो अभी क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन ही बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे देखा, मैंने देखा भी नहीं पीपीटी में कि ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बता भी दिया। तो अच्छा, कहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन मेनली फाउंड इन विच सेक्टर, एग्रीकल्चर में, ठीक है। कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्यों है, क्यों, देखिए अब अभी एक क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा हमारे यानी सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे
एम्प्लॉयड है हमारे इसमें। तो कहाँ बताया था मैंने? एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड तो है, बट वो क्या है? डिस्गाइज्ड है। वहां पे उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। दो लोग की जगह 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयड तो है बेसिकली। ठीक है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयड तो है बेसिकली, पर डिस्गाइज्ड है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्योंकि उनकी जीरो है उधर। तो ये है, कहाँ पे मिलेंगे हमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप अगर आपने मेरा पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन लाया था, अगर वो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विच कमिटी रिकमेंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 1991? किसने किए थे जी? बता सकते हो आप मुझे कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर को जब रिफॉर्म्स लाए थे 1991 में, कौन सी कमेटी थी? तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है हमारा? नरसिम्हा कमेटी थी। ऑप्शन ए। कौन सी थी? नरसिम्हा कमेटी। केलकर कमेटी बताया था मैंने आपको, विजय केलकर कमेटी, जीएसटी रिफॉर्म वाली। कीप इन माइंड। ओके, ठीक है। रंगराजन कमेटी है, चेलिया कमेटी है। ठीक है, ये भी कमेटीज बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को लगता है, या मैं आप लोगों के लिए इसकी भी एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच टैक्स इज अबॉलिश्ड इन इंडिया इन 2015? अच्छा देखिए, 2016 में हमारा कौन सा टैक्स आया था? जीएसटी। अब जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया था हमारा? बेसिकली वो है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ हमारे से। तो कौन सा टैक्स था जीएसटी से पहले? कौन सा था? वैट था, विच इज वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैट, वैट बोलते थे। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स था। सर्विस टैक्स, जीएसटी टैक्स, पेरोल टैक्स, ये तो ऑप्शन में मतलब बहुत ज्यादा मिसलेनियस इसको ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर था डी, which is VAT. Okay. Question number 17. The 5-year plan in India were inspired by? अच्छा, 5-year plans हमने कहाँ से हम इंस्पायर हुए थे? तो जो सबसे पहले 5-year plans है ना, वो पता कहाँ से आए थे? रशिया से आए थे, सोवियत यूनियन बेसिकली। तो यहाँ पे दिया है यूएसएसआर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। द 5-year plan इंडिया वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? विच इज यूएसएसआर, जो है हमारे सोवियत यूनियन यानी कि रशिया। प्रेजेंट टाइम में रशिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? अच्छा, इसमें स्पेसिफिक तो नहीं दिया है कि कहाँ करता है, बट इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं, वो ऐसे दिए कि वो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दिए है। तो अगर पूछा होता कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन इंडिया, तो आप लोग क्या बताते? क्या बताते? नीति आयोग बताते। ठीक है, नीति आयोग करता है। और क्या पैरामीटर्स है? नीति आयोग के पास है 5 पैरामीटर्स। अच्छा है, तो अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया में, तो इंडिया में कौन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को या इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? वो करता है हमारा नीति आयोग। बट यहाँ पूछा, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया है कि इंडिया का पूछा है, बट यहाँ जो ऑप्शन है वो आपको बता सकते हैं कि इंटरनेशनली ही पूछा है। तो कौन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को ग्लोबली? बुलाता है हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, राइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द डैश। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या रिड्यूस करता है? इन्फ्लेशन के बारे में आपको आई थिंक पूरा पता होना चाहिए। अब देखिए, ऑप्शन पढ़िए। क्या वैल्यू ऑफ गोल्ड को करेगा इन्फ्लेशन रिड्यूस वैल्यू ऑफ गोल्ड? ये तो नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट करेगा? नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस करेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटेगी क्या? अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी जब महंगाई बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इन्फ्लेशन होती है जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाए, यानी कि जब मनी की वैल्यू जब घट जाए। अच्छा, इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर तो है ना आपका ए है, बट पहले आप इस ऑप्शन को समझो क्या कहा है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द, इन्फ्लेशन क्या रिड्यूस करता है? इसका सही आंसर था परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, यानी कि जब मनी की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाए तो इन्फ्लेशन हमारी बढ़ जाती है। अब समझिए उसको एक एग्जांपल से। कैसे? देखो, अब मान के चलो ये लैपटॉप है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये लैपटॉप मैंने लिया था 80,000 में। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है? घट गई। यानी कि 80,000 मुझे पहले ये लैपटॉप मिल रहा था, अब क्या हुआ?
अब क्या हुआ कि अब ये जो 80,000 में लैपटॉप मुझे मिल रहा था, अब मेरी जो मनी की परचेजिंग पावर है, अब मुझे मिल रहा है वो 2 लाख मिल रहा है, मान के चलो 2 लाख में मुझे लैपटॉप मिल रहा है। तो क्या हुआ इसमें, पैसे की जो खरीदने की क्षमता थी ना, पोटेंशियल थी पैसे की, वो क्या है, घटी ना। वो पहले 80,000 में खरीद पा रहा था मैं, अब क्या 2 लाख में खरीदना पड़ रहा है मुझे। क्या हुआ, यानी कि पैसा, पैसे की पावर घटी ना, यानी कि पैसे की पावर घट गई है। तो ये क्या मतलब हुआ कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूसिंग। परचेजिंग यानी कि मान चलो एक पेन है, सिंपल सा एग्जांपल, लैपटॉप छोड़ो, एक पेन है। एक पेन आपको पहले 5 रुपए का मिलता था, ठीक है, 5 रुपए का मिलता था। अब क्या हुआ कि अब जो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट गई, यानी कि अब मनी की जो पावर थी ना, पैसे जो पहले 5 रुपए होते थे एक पेन के इक्वल, 5 रुपए इज इक्वल टू 1 पेन होता था। अब क्या हुआ कि परचेजिंग पावर मनी की घट गई, ठीक है, परचेजिंग पावर मनी की घट गई। अब क्या हुआ, अब एक पेन की पावर तो नहीं, अब क्या हुआ कि अब जो मनी की पावर है उसको पेन खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए उसमें और ऐड किए 10, फिर हम उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाई और फिर हम उस पेन को ले पाए। तो यानी कि परचेजिंग पावर मनी जब घट जाती है तो होती है हमारी, क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना। पेन जब महंगा होगा तो आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी तो घटेगी घटेगी ना। 20 की वैल्यू अगर 40 में मिल रही है, 20 की चीज 40 में मिल रही है, 10 की चीज 20 में मिल रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ी, पैसे की वैल्यू घटी। थोड़ा सा इकोनॉमी के कंसेप्ट है, आप लोगों को समझने में शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट मैं आप पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है, परचेजिंग पावर क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी इन इकोनॉमिक्स। ओके, पीपीपी, देखो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या दिया है इसमें, देखो परचेजिंग पावर प्राइवेट पार्टनर, सॉरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, परचेजिंग पावर पैरिटी, सी और डी लिख लेना है, बोथ ए एंड बी और सी डी, ओके ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, देखो जो ये दोनों है ना ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है इसमें, मतलब इसका सही आंसर होना था सी, बोथ ए एंड बी। क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है जिसको बोलते हैं पीपीपी, यानी कि जिसमें पब्लिक भी आएगी, यानी कि गवर्नमेंट भी आएगी और प्राइवेट भी आएगी, इकट्ठा आ जाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे और एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब दोनों आपके प्राइवेट सेक्टर या आपका गवर्नमेंट जो है, जब वो दोनों दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट सो मच, और वो नहीं चाहते कि हमें सारा इन्वेस्ट मतलब सिंगल करे, लोनली करे, बट तो क्या होता है कि दोनों जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है हमारे एक साथ आते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ठीक है। हैम मॉडल है, ठीक है, अब हैम मॉडल ज्यादा फेमस हो रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स है इन्वेस्टमेंट में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ना, पब्लिक जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट के पास क्या होती है, एक्सपर्टीज होती है, गवर्नमेंट के पास मनी तो है बट एक्सपर्टीज में गवर्नमेंट जो है हारे जाती है पीछे। तो क्या होता है कि इसलिए दोनों साथ में आके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो हो जाता है, किसको होता है, पब्लिक को, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर लोनली अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या देखेगा, वो प्रॉफिट ही देखेगा, वो प्रॉफिट रन करेगा अपना, सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालेगा और पब्लिक वेलफेयर को नहीं देखेगा। इसलिए क्या है कि पब्लिक की पार्टनरशिप होनी भी जरूरी है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना था हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी भी होता है इसका आंसर, जीडीपी में, फुल जीडीपी की जो है कुछ टर्म्स है वो भी बताऊंगा आपको, वो ही इससे रिलेटेड है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, पीपीपी, तो ठीक है। तो ऑप्शन बी का सही आंसर होना सी। अच्छा, तो आज 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं, तो आज के 20 क्वेश्चन ही थे, 20 क्वेश्चन के इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ एक फील्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर उन फील्ड्स के बारे में मालूम नहीं है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है और मैं आप लोगों को कमेंट में बताऊंगा उस फील्ड्स के बारे में प्रॉपरली, एकदम फुल फ्लैश तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों ने क्या करना है, नोट बनाए हैं उसको रिवाइज कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है।